इनकम टैक्स की जो नेक्स्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें थोड़ा से क्वेश्चन रह चुके हैं। शायद मैं देख लेता हूँ कि कौन से क्वेश्चन रह चुका है। मैं कि जितना होता है आज लास्ट करेंगे, उसके हिसाब से इसको पूरा करते हैं। ठीक। आज मैं कैंडिडेट को कोई बुलाऊंगा नहीं इस तरह से कि पहले ये पहले वो आओ। इसमें से आपको देख करके उसके हिसाब से मैं बुलाता हूँ। ठीक है ना? डन। तो एक काम करते हैं, पहले आशुतोष आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, बैठ गया। थोड़े गहरी सांसें ले लो नॉर्मली। ठीक। आइए। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन क्या होता है पता ही है, टॉपिक है जो हमारे बचे हुए टॉपिक है उनको देखिए यहाँ से और सेलेक्ट करिए कि इसमें से क्या आपको लेना है। हाँ। अभी नीचे दिखा देता हूँ। 37, 36 इस तरह से 31 लेकर 37 तक है। ऊपर भी कुछ मूव करा। 23 सोच रहे हैं कि लगातार में कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया। ओहो, आपके लिए आया है इंटरेस्ट सेक्शन। ठीक है, इंटरेस्ट सेक्शन। आपको इंटरेस्ट सेक्शन में मैं क्या पूछने वाला हूँ बताता हूँ। आप वैसे एक क्लू दे देता हूँ आपको। इंटरेस्ट सेक्शन 3 सेक्शन मुख्य हैं, वो तीनों सेक्शन के बारे में डिफाइन कर दीजिए। हाँ, इंटरेस्ट के लिए जो सेक्शन बने हैं ना, ब्याज इनकम टैक्स में इंटरेस्ट के लिए सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है ना? तो उस वो 3 सेक्शन मुख्य हैं, उस सेक्शन के बारे में बता दें कि कौन सा सेक्शन में क्या कहता है। 24 नहीं, 234A, 234A and 234B, 234B, 234C। ठीक है, 234A, 234B, 234C सेक्शन तो आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना? हाँ ना, सही कहा ना। लेकिन अब सवाल है कि 234A में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 1%। इंटरेस्ट ऑन लोन में लगता है इंटरेस्ट नहीं। 234A को डिफाइन करो, सेक्शंस वाइज चलते हैं। 234A को डिफाइन करिए पहले। ए में भी सर सेम ही लगता है सर, बी की तरह। मैं परसेंटेज पूछने रहा हूँ। 234A में किसके लिए ब्याज देते हैं, मतलब किस चीज के लिए ब्याज देते हैं, क्या लेट जमा करना पड़ा जिसके लिए ब्याज देते हैं? अगर लेट हमने टैक्स जमा किया। कौन सा टैक्स? टैक्स बहुत सारे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, तो कौन सा टैक्स जमा? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, ये हुई बात कि 234A में एडवांस टैक्स जमा लेट करते हैं तो उसके लिए सेक्शन बनाई गई 234A की। ठीक, 234B की। 234B में भी सर अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट नहीं, मुझे नहीं पता टैक्स अमाउंट। तो टैक्स तो फिर आ गया, टैक्स तो फिर मैंने कहा कि एडवांस टैक्स भी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है, तो कौन सा टैक्स जमा करने में? 234B की लेट पेमेंट पे। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, कल भी ये क्वेश्चन आया था 234B। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट पे अगर, अरे इंटरेस्ट लगता ही लेट पेमेंट पे भाई। राइट टाइम पे पे करोगे तो इंटरेस्ट क्यों लगेगा? इसके मैंने बताया ना कि जैसे 234A है, 234A जो है आप लगता है कि आपने बता दिया एडवांस टैक्स के ऊपर, क्लियर हो गया। ठीक है, एडवांस टैक्स लेट पेमेंट करने पर इंटरेस्ट लगता है। बट 234B क्या पेमेंट करने में लेट, किस प्रकार का इनकम टैक्स जमा करते हैं लेट हो जाता है तो ब्याज लगता है, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं पता? ऑडियंस पास करें। ठीक है, ऑडियंस बताइए कि क्या लग रहा है कि इस तरह के चीजें में आपको 234B के लिए खास बताएंगे। 234, अच्छा चलो 234A बात कर लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए होता है 234A। 234B जो होता है वो एडवांस टैक्स के लिए होता है। और 234C जो होता है वो एडवांस टैक्स में जैसे कोई कमी होगी, हमने ज्यादा पे कर दिया, कम कर दिया, उसके लिए होता है। करेक्ट, सुनो यानी 234A जो है, आप देखा आपने कि 234A आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के लिए होती है, लेट हो गया तो। 234B एडवांस टैक्स आपने भरा ही नहीं टाइम पर, उसके लिए होता है। और 234C डिफरमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं। डिफरमेंट मतलब एडवांस टैक्स में कोई अगर बैलेंस वगैरह रह चुका है जो नहीं पे किया है तो उसके लिए होता है 234C। टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट वो नहीं आता? नहीं, इसके अंदर नहीं आता। टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट क्या है? वो डिमांड निकलेगा तो, अब डिमांड कब निकलेगा, वो कितने दिन का समय देते हैं पे करने के लिए, नॉर्मली 15 डेज का समय होता है, तो वो अलग हो गया एक तरह।
समझ आ गया ना, ये अलग है। डन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा से प्रॉब्लम आई है प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आप बैठे। नेक्स्ट हिमांशु, आ जाइए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है डन। चलिए, आप कल नहीं आए थे सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप डायरेक्टली जो टॉपिक है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, जो बचा हुआ टॉपिक देखें इसी पर। एक भी बचा हुआ है, 11 भी है, 13, 14, 17, 18 और नीचे भी 14 है। ठीक है, 14। 14 में डीटीए और डीटीएल, ये दो आ चुके हैं। ठीक। मैंने शायद अभी हाल में डीटीए और डीटीएल की बात किया था, थोड़ा बहुत अगर याद है। कल बात नहीं करी थी हमने, पहले ही जब क्लासेस में। हाँ, डीटीए डीटीएल कुछ थोड़ा बहुत याद है आप लोग में किसी को? अच्छा ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, पास ऑन हो जाएगा ऑडियंस के पास। फुल फॉर्म बता दो। डिफरेंस टैक्स असेसमेंट। नहीं, फिर तो याद नहीं, तो ऑडियंस पास कर लेते हैं। हाँ, डीटी और डीटीएल क्या है? हाँ, फुल फॉर्म बता दीजिए। डीटीएल का फुल फॉर्म डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डीटीए का डेफर्ड टैक्स असेट्स, करेक्ट है ना? डन है। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है एक्चुअली, डीटी और डीटीएल का क्रिएशन कब होता है? बता दो, जिसको कॉन्फिडेंस बता दो। हाँ सर, डीटीए और डीटीएल जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो पहले हमें अपना कंपनी लॉ के हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ता है। इसका परसेंटेज होता है इसमें, मतलब हमें डेप्रिसिएशन लगानी होती है 18.5%। अच्छा ठीक है, मैं करेक्ट करूंगा बाद में, बताते रहो। हाँ, और सेकेंड जब फिर हमें इनकम टैक्स निकालना होता है, जो हमें सॉरी मैंने गलत बोला, जो हमें प्रॉफिट निकालना होता है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से 18.5% निकालना होता है, और इनकम टैक्स के हिसाब से हमें 15% निकालना और 25% निकालना होता है। और जब हम डिफरेंस देखते हैं, हमें पे करना होता है इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन उसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर हमारे पास एसेट बच रहा है, अगर हमने ज्यादा पे कर दिया है तो मान लिया वो डीटीएल टीटीए होगा, और अगर हमने कम पे किया है और हमारी लायबिलिटी बन रही है तो हमें डीटीएल। ठीक है, मोटा मोटी आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 18.5% का नाम दिया शायद जी, वो मैट में होता है। वो मैट का कॉन्सेप्ट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। जब मैट पे करते हैं ना, तो उसमें हम निकालते हैं आपकी इनकम टैक्स की जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट चलता है हमारा 25% और 30% एज पर द जो भी टर्नओवर के हिसाब से। लेकिन जो प्रॉफिट निकलता है एज पर कंपनी एक्ट, उसका निकालते हैं 18.5%। उसको कंपेयर करते हैं टैक्स पे करने की, वो मैट का कॉन्सेप्ट है। डीटीएल में क्या होता है, डीटीए में क्या होता है कि हमें टैक्स जो प्रॉफिट निकालना है दोनों तरीके से, कंपनी एक्ट से भी और इनकम टैक्स से। ठीक है, और दोनों प्रॉफिट का टैक्स हमें निकालना है प्रॉपर इनकम टैक्स के रेट से जो होता है। उसके बाद वहां कंपेयर करना है कि हमने क्या पे कर दिया रियल में, और इसमें से क्या पे करना था। मतलब दोनों को बीच में हाइयर लोअर हम कंपेयर करते हैं। अगर हमने ज्यादा पे कर दिया, पे कम करना था, तो मेरे लिए वो बन जाता है असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स। और अगर हमने कम पे किया, ज्यादा बन रहा था, तो बन जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इसके वर्चुअल एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो लिटिल सा डिफरेंसेस था, अब उसको देख लें। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए डन, जा सकते हैं। नेक्स्ट श्वेता आ जाइए। इसमें से टॉपिक आप जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आप उठा लें यहाँ से। 33। ओके डन। आओ, 33 के अंदर तो सेक्शन ही भरे पड़े हैं। 80C, 80CCC, CCD1, CCD1B, 80D, DD, DDB। अब इसमें से क्या पूछो मैं? चलो एक काम करते हैं, आप मुझे 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B हमारा 80CCC, CCD1 और CCD1B, ये आपको बताना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन में आप डिफरेंस बता दीजिए कि 80CCC किस लिए बना हुआ? पेंशन प्लान के लिए बना है, और 80CCD1 जो है 80CCC पेंशन प्लान के लिए बना हुआ। हाँ, तो पेंशन प्लान क्या प्राइवेट कंपनी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से? प्राइवेट कंपनी के साथ, यानी प्राइवेट कंपनी के साथ अगर पेंशन प्लान लेते हैं हम, तो 80CCC के डिडक्शन मिलेंगे, है ना? ठीक, नेक्स्ट। और 80CCD1 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है,
और पर इसमें ना मतलब हम कभी भी जो पेंशन का पैसा होता है वो हाँ। विड्रॉ कभी भी अच्छा, कर सकते हैं। विड्रॉलिंग स्कीम है कि इन बिटवीन हाँ। द स्कीम अगर आपको चाहिए पैसा तो आप हम विड्रॉल कर उसको सकते हैं, कभी भी निकाल withdraw कर सकते सकते हैं, बराबर। हैं। पर जो ठीक है। बीवी 80 ट्रिपल सी 1 बी। बी हाँ हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, देखिएगा जो 1B है ना, हाँ 1 80 डबल सी डी 1B, करेक्ट। ना एक लिमिट होती है, मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं पैसा कभी भी, जैसे हम 1 पे निकाल लेते हैं इसमें मतलब जो ऑन मैच्योरिटी होता है, जैसे 58 साल का या 60 साल का इसका है, तो उसके बाद ही पैसा आप निकालें। रिटायरमेंट के वक्त का पैसा निकालेंगे, बीच में आप निकाल वैसे नहीं सकते हैं, विड्रॉल स्कीम नहीं है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई खास है कि डिडक्शंस की अगर हम बात करें, लिमिट अमाउंट की बात करें, तो 80 ट्रिपल सी में कितने अमाउंट तक मिलता है डिडक्शंस? 80 ट्रिपल सी की लिमिट कितनी, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट? 1.5 लाख। 1.5 लाख, करेक्ट है, 1.5 लाख थी। और सीसीडी 1 की, उसकी भी एक्चुअली 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन 1.5 लाख से एक्सीड दोनों मिलाकर 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और सीसीडी 1B की 1 लाख। नहीं, कितना है एक्स्ट्रा है, यानी 50,000 और एक्स्ट्रा है, यानी ट्रिपल सी और सीसीडी 1 इन दोनों को मिलाकर 1.5 लाख होना चाहिए। पर सीसीडी 1B में एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लान लिया है 60,000 का पर ईयर का पे करने का, तो 50 की डिडक्शन मिल जाएंगे, लेकिन 40 लिया है तो 40 का मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल आज तैयारी अच्छी है। ठीक है, डन, बैठिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लोकेंद्रा जी। चलिए, एक क्वेश्चंस मैं आपको मतलब टॉपिक जो है चूज करने के लिए दे रहा हूँ, टॉपिक ले लीजिए। नंबर चुन रहे हैं ना? हाँ, मतलब जैसे जो ब्लैंक अभी रह गया है वो 1 है, 3 है, 40 40, नहीं 14 14 तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है हो गया, 14 तो ले लिया इसमें। अच्छा ले लिया। हाँ, 1 रह गया है, 3 रह गए हैं, 11 रह गए हैं, बीच में 13 रह गया है, 17 18 है, 17 18 के बाद 24 है, 26 27 है, 32 है। ठीक है, क्यों ऊपर वाला ठीक नहीं पसंद नहीं आता? फर्स्ट किसी फर्स्ट किसी ने उठाया नहीं। ओहो, 80C आ गई इसके अंदर, इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, चल इसके अंदर आता है लाइफ। मैंने तो क्वेश्चन पूछा नहीं। तो ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन तो पूछने दीजिए कि क्या पूछने वाला हूँ। ठीक है, वैसे बताने वाले क्या थे आप? सर जो इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हैं पीसी के अंदर। मैं तो वो नहीं पूछूंगा। ठीक है, आप बताइए कि एटीसी की मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख तक है। ठीक है, अब इसके अंदर आप 3 ऐसे आइटम, 3 कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लें, मात्र 3 कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एटीसी में, मतलब डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन ले सकते हैं। एटीसी का में तो काफी चीजें डिडक्शन लेने के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। तो उसके अंदर 3 ऐसे जो हैं जिसके अंदर आमतौर पे लोग मतलब एक्सपेंस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, कौन कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं इसमें रोकना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि पेरेंट्स को छोड़ अच्छा सर, पेरेंट्स को छोड़ करके बाकी किन्हीं के नाम चलिए, जैसे family सेल्फ है, हाँ। स्पाउस है या बच्चे हैं, है ना, इनके नाम चलेंगे तो डिडक्शन आपको मिलेगा। चलिए, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एडमिशन ट्यूशन फी। एडमिशन फी, यानी एडमिशन फी इंक्लूडिंग द ट्यूशन फी, यानी पहले ट्यूशन फी आ गया, एडमिशन फी उसके अंदर शामिल है, जो बच्चों का ट्यूशन फी वगैरह है ना, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, दोनों मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर हो जाना चाहिए, 1.5 लाख अंदर 1.5 लाख दोनों मिला के कवर होना चाहिए। ठीक है, 2 बता दिया आपने। हाँ। तीसरा 5 ईयर एफडी। अच्छा, एफडी मतलब 5 ईयर तक की होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, 5 साल के लिए कराया एफडी, मतलब नहीं 5 मैच्योरिटी। साल से ज्यादा भी करा हाँ सकते ठीक है, हैं, 5 मतलब साल। मिनिमम जो है मैच्योरिटी 5 साल तक होना चाहिए, यानी 5 साल की मैच्योरिटी वाली एफडी कराते हैं, तो जिस साल आपने एफडी कराया है उस साल के आप एटीसी डिडक्शंस का पार्ट बनेगा आपको। तो क्या नेक्स्ट ईयर ही बनेगा उसको, जैसे 1 साल हमने करा के छोड़ दिया, तो क्या उसी एफडी का नेक्स्ट ईयर हम डिडक्शन ले सकते हैं? नेक्स्ट ईयर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने जिस साल एफडी कराई है सिर्फ उस साल हमें डिडक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर मुझे स्पेशल अलग से 5 साल की करानी पड़ेगी, है ना, ऐसा तब जाकर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे। हाँ। ठीक है, सही है ऑडियंस, कोई कमी तो नजर नहीं आ रहा? ठीक है जी, डन, ओके, बस हाँ ठीक है। नेक्स्ट बच कौन के? हाँ आइए, फिर ऑनलाइन जो है उनसे हम बात करेंगे, ऑनलाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ से, मतलब वही टॉपिक है, बताइए। यहाँ पर 1 से लेकर के 11 जो भी है, 13 13 हाँ। आपके लिए
डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बहुत ही मतलब इजी है मेरे हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप मुझे बताइए दो तरीके से कि अगर एक मकान है, प्रॉपर्टी है, उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्या डिफरेंसेस है, और शेयर्स में अगर लगाते हैं पैसा तो उसका क्या अंतर है दोनों का। सर शेयर्स में लगाते हैं तो शेयर्स में अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो 12 मंथ देखते हैं, अगर शॉर्ट टर्म और 12 मंथ से अगर एक्टिव हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म आ जाता है। अच्छा, मतलब आपने बोला है कि अगर शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसमें अगर हम बेचना चाहते हैं और 12 महीने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाता है, जी और 12 महीने के नीचे अगर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ जाता है। ये तो शेयर्स के मामले में, ठीक। और प्रॉपर्टी के मामले में, जैसे प्रॉपर्टी मकान पे, मामले में सर तो अगर प्रॉपर्टी अगर हम बाय करते हैं, अगर हम विद इन 24 मंथ में बेच देते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म होती है 24 मंथ। 24 मंथ, अगर ठीक है। 24 मंथ के बाद जाते हैं तो लॉन्ग टर्म। अच्छा, 24 मंथ्स के अंदर अगर आप सेल आउट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो गया प्रॉपर्टी के मामले में, और 24 मंथ से अगर ऊपर चला गया तो आपकी वो लॉन्ग टर्म चला जाता है ना। ठीक है, क्या सही ऑडियंस, कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको, नहीं ना? ठीक है, डन। चलिए, अभी ये हो चुका है और अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन में अनुराधा, ठीक है। अनुराधा, मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी सर आ रही है। ठीक है, तो इसमें से कोई टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए। 1 to 37 में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो भी ब्लैंक है आप दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा। एक भी खाली है, 3 खाली है, 11 खाली है, 17, 18, 24, 25, 27, मतलब जो भी देख 11 11 नंबर दे रहा हूँ आपके लिए। आइए, 11 नंबर में एक आपके लिए निकला है टॉपिक जो CTC निकला है, मीनिंग एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो चलिए मैंने आपको क्लासेस में बहुत पढ़ाया था। CTC का मतलब बता दें यहाँ पर कि CTC का फुल फॉर्म क्या है। कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी, इसका चलिए तो खैर फुल फॉर्म हो गया, इसका मीनिंग बता सकते हैं जरा इजी शब्दों में कि हाँ बता, हाँ इसका मतलब ये होगा। किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए सैलरी प्लस डीए वगैरह मिला के जो भी टोटल कॉस्ट लगती है कंपनी की तरफ से उसको बोलते हैं CTC। आपका जो आंसर था कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम एम्प्लॉयड करते हैं अपने पेरोल पे तो उसको टोटल जो कॉस्टिंग कंपनी की लग रही है, जैसे बेसिक डीए या कोई और भी खर्चे एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर, उसको मिला के क्या ऑडियंस सही है, हाँ या नहीं? जी सर। आपका कंफ्यूजन नहीं में था ये श्वेता, क्या क्या कंफ्यूजन था? उन्होंने बोला, मैं बता दूं, रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने ये बोला कि एक एम्प्लॉय को कोई कंपनी रखती है अपने पेरोल पे तो उसका टोटल कॉस्टिंग जो खर्चा है उस एम्प्लॉय के लिए उसे बोलते हैं CTC। उसमें चाहे चाहे नॉन मॉनेटरी भी खर्चा है आपका और बेसिक भी है, डीए भी, टोटल मिलाकर उन्होंने बोला कि वो CTC बोलते हैं। हाँ, तो एक कंफ्यूजन क्या था, कुछ भी नहीं है, मतलब टोटल ले लेना, CTC का मतलब टोटल हो जाता है, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों को मिला करके अमाउंट जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंपनी का, दैट इज द CTC। उसमें हो सकता है कि ग्रेचुइटी का पार्ट भी हो सकता है बोनस का पार्ट भी हो सकता है बेसिक का पार्ट भी हो सकता है रेंट फिर एकोमोडेशन का पार्ट हो, कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक सर्वेंट का पार्ट, एनीथिंग, कार के पार्ट हो, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए ठीक है, करेक्ट। ऑनलाइन में एक और है आकांक्षा, वॉइस आ रही है मेरी आकांक्षा? यस सर आ रही है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक आप इसमें से जो अभी रह चुका है उठा सकते हैं। 17 17 नंबर ना, ठीक है, मैं उठा रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन मतलब कि एक व्यक्ति का इनकम निकालने में का जो फॉर्मेट है वो क्या हो सकता है, सीक्वेंस बताना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक कंपनी के लिए, एक कंपनी अपनी इनकम जो निकालती है कहाँ कहाँ से, जहां से पॉसिबिलिटी हो सकता है मैक्सिमम जगह से कमा सकती है कंपनी, वो कहाँ कहाँ से अर्न करती है, उसको सीक्वेंस वे में एक हेड वाइज आप बताइए, उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन। बताइए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? सर एक बार फिर से दोहरा देना। आप जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है तो बिजनेस तो करती है, तो सबको पता है, तो बिजनेस के अलावा भी तो उसकी इनकम हो सकते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटेशन का जो सेकेंड्स है, हेड्स ऑफ इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ ठीक है, ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैप और प्रोफेशन, और नंबर 3 कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस
ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो भी आएगी Correct, फिर उसको अंडर अंडर सेक्शन 80C टू 80U अंडर सेक्शन 6A निकाल के जो भी आएगा वो हमारा कंप्यूटेशन होगा। इनकम बनेगा, बराबर सही उन्होंने बोला, आप लोग सीखा इन्होंने। हाँ चैप्टर 6 से अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लास्ट मिस्टेक था, मतलब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 6A ये तो बोला है। वो एक्चुअली चैप्टर 6 से बोलना था, मतलब कहाँ पे करेक्शन था वो बता देता हूँ कि ए इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी, क्योंकि एक कंपनी का मकान भी हो सकता है तो रेंटल इनकम भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं। ये इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी। बी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि कंपनी उसी के लिए खुली हुई है। तीसरा आपकी कैपिटल गेन हो सकता है। और चौथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबको जोड़ने पे क्या बनता है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। इसके बाद आप डिडक्शन से लेगा 80C टू 80U अंडर चैप्टर 6A। इसके अंदर जो भी कंपनी के लिए बने हुए हैं सेक्शंस डिडक्शन के लिए वो आप करेंगे। तो चैप्टर 6A जो बोलना था वो थोड़ा सा हो गया गड़बड़, जो माइनस होकर निकलेगा दैट इज टैक्सेबल इनकम ऑफ सच कंपनी। ठीक है, तो चलिए आज भी कल के मुकाबले आज देखा आपके पास ज्यादा अच्छा मतलब तैयारी थी, या जो भी आप आंसर दिया हल्का फुल्का वो चल जाता है, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है और अच्छे सुधार होंगे करके, ठीक है।